नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, राहुल गांधी ने आज फिर एक बयान दिया। राहुल गांधी लगातार जो है जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट देखा गया, मार्च देखा गया, और उस मार्च के बाद जिस तरीके से देश नहीं दुनिया की मीडिया में जो कवरेज मिली, देश की मीडिया में कवरेज को क्या ही मिलना था ये सबको पता था, लेकिन दुनिया की मीडिया में जिस तरीके से कल के सांसदों के, विपक्षी सांसदों के इस मार्च को कवरेज मिली, निश्चित तौर पे वो विपक्ष को एक उसने नई ऊर्जा देने का काम किया होगा। और शायद इसी ऊर्जा से उत्प्रोत राहुल गांधी आज जब मीडिया के सामने आए और मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बहुत गंभीर रूप में एक जवाब दिया, और जो जवाब दिया वो बहुत अहम है। मैं चाहता हूं कि जरा दर्शकों को एक बार जल्दी से उस स्टेटमेंट को सुनवा दूं। यूं तो वो बहुत बार हो सकता है दर्शकों ने सुना हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है रिकॉल के लिए। सुनवाइए जरा राहुल का वो बयान। दिन बीत जाने के बावजूद अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा, फिर से डेटा बम। सर आज भी सर केरल सर ये मिंती यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना है। मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 124 साल मिंता देवी साल उसकी उम्र है, और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। तो हेमंत सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का एक ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। राहुल गांधी ने बिहार की यात्रा को लेकर के उनके जो है वो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं सामने कि किस तरीके से बिहार में बड़ा खेल राहुल गांधी ने प्लान कर लिया। डेटा बम एक तरफ चल रहा है, उसकी तैयारी अलग चल रही है, और इधर वो जो ट्रेलर है उस ट्रेलर को भी जो रिलीज हुआ वो इस तरीके का। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो अभी राहुल गांधी ने आज कहा ना कि पिक्चर अभी बाकी है, जो आपने कल देखा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में सड़कों पर जिस तरीके से विपक्ष के 300 सांसद देखे, वो आपने सबने सड़कों पे देखे, सोशल मीडिया में देखे, लेकिन भारत के मुख्य धारा के मीडिया में किसी टीवी चैनल पे उनको वो स्पेस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और उसका अगर विपरीत आप देखोगे तो अमेरिका चलिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के तमाम सब अखबारों में लीड तक की खबरें छपी है भारत की, जो अक्सर आमतौर पर कई 12वें 14वें पेज पे 50वें पेज पे कि उनको स्पेस मिलता है। तो ये अपने आप में एक नई चीज है कि जो भारत का इश्यू है उसको इंटरनेशनल मीडिया में नेगेटिव पब्लिसिटी भारत सरकार की विदेशों में हो रही है। और भारत सरकार तो आपको पता है कि उसके रहते हुए जो तमाम देश के जो अंग्रेजी के भी जो अच्छे जिनके संवाद उन अखबारों ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का लीड बनाया है बयान को, जो भारत के खिलाफ था, और उसके बाद कुत्तों का जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है उसको छापा है, और विपक्ष के प्रदर्शन को कहीं नीचे और अंदर लेते। तो ये आपकी प्राथमिकता दर्शाता है भारतीय मीडिया की, और वो किन कारणों से दर्शाता है वो भी आपके साथ है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का अपने को आइडिया है, तमाम लोगों से बात होती है कांग्रेस में, विपक्षियों में और सारों में, ये है कि जो कल आपने देखा वो केवल एक टीजर था, वो ट्रेलर भी नहीं। अभी तो दिन में टीजर था, शाम को आपने देखा ताज होटल में जिस तरीके से सारे विपक्ष का एक डिनर था खड़गे साहब ने किया था। संसद के बाहर आज आपने देखा किस तरीके से सोनिया गांधी से लेकर सारे नेता मिंता देवी का वो जो लेकर के जिस तरीके से उन्होंने एक यूनिक प्रदर्शन किया। 124 साल की महिला जिस तरीके से चुनाव आई थी इसमें, और ये इवेंट 21 तारीख से लगातार नॉन स्टॉप चल रहा है, डे इन एंड डे आउट, आप रोज देखते हैं। और उसके बाद अब जब राहुल गांधी का 17 तारीख से जो बिहार वाला कार्यक्रम, अब एक तरफ आज राहुल गांधी ये कह रहे थे, उसके तत्काल बाद सुप्रीम कोर्ट में SIR की हियरिंग शुरू हुई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में। वहां जिस तरीके के रिविलेशंस किए हैं कपिल सिब्बल ने और बाकी लोगों ने, अपने आप में आंख खोल देने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कहीं पर कोई मृत व्यक्ति को दिखाया जाए तो ऐसे आप हमें 15 नाम बताइए।
उन्होंने कहा कि एक पूरे उसमें तो छोड़िए आप, केवल एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर ऐसे 12 नाम थे, पूरे बिहार की तो बात ही छोड़िए। और उसके बाद एकदम डिफेंसिव पे आए द्विवेदी, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, और उन्होंने क्या कहा कि ऐसी छुटपुट घटनाएं कह रहे, जिंदा को मृत्यु बता देते, उसको इलेक्शन कमीशन छिटपुट घटनाएं बता रहा है, एब्रेशन बता रहा है। तो ये उनकी गंभीरता को भी दिखाता है, और उनका जो तरीका है काम करने का, कितना नॉन सीरियस है, और प्रोसेस को किस तरीके से उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करके और कुछ एक खास एजेंडे के तहत जो पूरी करने की कोशिश की। तो राहुल गांधी जब आप जाएंगे तो आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो एक पक्ष है, बहस चल रही है, लंबी चलेगी ऑब्वियसली, हो सकता है शाम तक चले और लेट तक चले। लेकिन राहुल गांधी का आज जो ये कार्यक्रम सारे का सारा है कि बिहार की 50 सीटों पर वो जाने वाले हैं और 23 जिलों को कवर करेंगे, और 23 जिलों में से महागठबंधन ने 2020 में, अगर आपको ध्यान होगा, तो यहाँ 50 सीटें थी, इनमें से 23 सीटें इन्होंने जीती थी। और ये राहुल गांधी का बिहार में अब तक का सबसे बड़ा एक तरीके का मास मूवमेंट है, जिसमें वो पैदल चल के और पदयात्रा करेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। इसका नाम भी उन्होंने वोट अधिकार यात्रा रखा है। और एक्चुअल में क्या है राम प्रकाश जी, जो ये बिल्डअप हो रहा है ना, ये प्रियंका गांधी आ गई इस पे थोड़ा सा दिखाने के लिए, उन्होंने भी बाइट दिया है ममता देवी के दिन, उसको भी सुनवाया। प्रियंका का स्टेटमेंट जरा सुना दीजिए, फिर प्रदर्शन वाली वीडियो दिखाइएगा। प्रियंका का स्टेटमेंट जरा सुनवाइए, क्या कह रही है प्रियंका। प्रियंका जी, मिंटा देवी के बारे में कुछ बताइए। 124 साल की है ये मिंटा देवी, प्रतीक है, और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। थैंक यू मैम। तो ये राम प्रकाश जी जो था, जो बिल्डअप था पार्लियामेंट के अंदर, आज जो परिसर के अंदर तो बहस होने नहीं देते, वो तो एक सूत्री कार्यक्रम ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। सरकार चाहती है इस पर कोई चर्चा हो, क्योंकि सारी डोल की पोल खुल गई, बाहर खुल गई है तो पहले ही डिफेंसिव पे है, अंदर चर्चा होगी तो और गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि सरकार ने ये ऑप्ट किया कि इसमें चर्चा ही नहीं करनी। जो राहुल गांधी की आप बात करते हैं कि 23 जिलों के अंदर 50 सीटों, तो 23 जिलों में 50 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे वो। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हर एक रीजन को कवर करने वाले, मगध भी जाएंगे, अंग भी जाएंगे, कोसी जाएंगे, सीमांचल जाएंगे, मिथिला, तिरहतु और सारण जैसे तमाम क्षेत्रों के अंदर घूमकर वो एक खास तरीके का माहौल। देखिए SIR में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, भारत सरकार क्या करेगी, चुनाव आयोग क्या करेगी, वो एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है विपक्ष का। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान, इसका नाम भी वोट अधिकार यात्रा जैसे रखा है, अगर बिहार के लोगों को, क्योंकि आपको पता पॉलिटिकली बहुत अवेयर है बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग, बहुत अवेयर माने जाते हैं, अगर वो इनको इस बात पर ले आए कि सरकार आपके कागज मांग रही है, जबकि आप वोट डालते आए हो 20 साल से, जो 2003 के बाद के सारे वोट डालते हैं, अगर वो आपके कागज मांग रही, तो जब आपके पास आए तो वो वोट मांग रहे, आप उनके कागज मांग रहे। अगर ये मोमेंटम बनता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार के रिजल्ट का क्या हाल है। एक दूसरा पक्ष राम प्रकाश जी क्या निकल के आया है कि सरकार लगातार इस मामले में बहुत जबरदस्त तरीके से गिरती जा रही है फर्जी वोटों के। आप जिन राज्यों की चर्चा हो रही है, अभी तो आप किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी ने पकड़ ली 1,250,000 वोट एक विधानसभा क्षेत्र। जब ये खुलने लगे गड़े मुद्दे, आपने मध्य प्रदेश की सूची देख ली, कैसे एक एक परिवार में कितने लोग थे, कितने ऐसे परिवार। उसके बाद महाराष्ट्र का आपके सामने डेली आ रहा है हर एक उसका। आज तो कमाल हो गया, प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूंसी का आ गया, और प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूंसी में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके मतलब कितने बेटे हैं क्या है। और राम कमल दास अगर आपने देखा हो, अपने घर में 43 बेटों के साथ रहते हैं, 43। ये लिस्ट दिखाइएगा राम कमल दास की, बनारस की। 13 एक साथ पैदा हुए, बाकियों की उम्र 35 से 49 साल के बीच है। वोट चोरी का सबसे बड़ा मामला तो ये वाराणसी के अंदर है। 27 साल का राम कमल दास ने 72 साल का बेटा पैदा कर दिया। सोच सकते हैं आप, ये केवल भारतीय चुनाव आयोग ही कर सकता है। राम कमल दास के कुल 50 बच्चे हैं, सबसे छोटा 28 साल का है और सबसे बड़ा 72 साल का है, और ये सारे लोग एक मकान में रहते हैं। ये राम प्रकाश जी नहीं कह रहे, ये हेमंत खत्री नहीं कह रहा, ये देश का चुनाव आयोग की वोटर सूची कह रहा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी का ये दस्तावेज न केवल इतिहास में दर्ज होगा, बल्कि ये जब तक राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसे लोग वहां पर जो आत्ममुग्ध बैठे हैं, उनको एक आईने के तौर पर दिखाएगा कि वो दावे क्या करते हैं, उनकी हकीकत क्या है। फादर का नाम फादर का नाम XAR, फादर का नाम कुछ भी, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 00, हाउस नंबर 000, और फिर भी ये लोग उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5वां दिन, अभी तक आपने चुनाव आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त के मुंह से कोई एक शब्द सुना है क्या? कोई एक पैरावाइज रिप्लाई दिया है क्या? क्या कहा कि वो जो महिला राहुल गांधी ने बताई थी कि उसकी 2 वोट है, उसको चैलेंज करने के लिए कहा, और बाद में आप जैसे साथियों ने जब जांच की तो उसकी 2 नहीं 3 जगह वोट मिली उसी कंस्टिट्यूंसी के लिए। तो इस तरह का जो चीज है, और उस पर भी सरकार चर्चा नहीं होने दे रही, इसका मतलब साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। जिसको आप लगातार देखते जाइए और इसका अंत कहां जाकर के होगा ये केवल आप सोच ही सकते हैं। अब जो वाराणसी की जो चीज मैंने आपने दिखाई, जो ऐसा तो नहीं कि बनारस के अंदर जो कमल खिला वो राम कमल दास ने खिलाया हो, 50 बच्चों का इकलौता बाप राम कमल, कमल से ही तो नहीं कहीं राजकमल चल रहा है। आज पूरे सोशल मीडिया के अंदर तमाम इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये जो एक हाईजेक्ट किस्म का राम प्रकाश जी जो मैंडेट है, ये चाहे बनारस में हो चाहे बाकी उसमें हो, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में आप चल पाएंगे, ये सूचियां अनलिमिटेड हर जगह से आ रही है और ये बढ़ती जाएंगी। और उसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लोग ऐसी चीजें कह रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, मेरिट पर नहीं आ रहे। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रोसेस पे आइए आप, कि आपने ये फॉलो क्यों नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं, कहते कि छोटी मोटी चीजें हो जाती। तो आपको ऐसी आफत क्या पड़ी थी कि आप 1 महीने के अंदर कर देंगे इतना बड़ा, इतनी बड़ी एक्साइज जिसमें 8 करोड़ वोटर इन्वॉल्व है, क्या आपने पहले नहीं सोचा था क्या? तो ये सारी चीज बेसिकली कुतर्क के सहारे, लॉ पॉइंट्स के ऊपर नहीं, संवैधानिक दृष्टि से नहीं, केवल कुतर्क के सहारे अपने गलत को ठीक करने की कोशिश कर रहे, और राहुल गांधी और सारे विपक्ष ने इस बात को पकड़ लिया। तो अब सरकार बुरे तरीके से गिरी हुई है, बैकफुट पे है। और कल आपने जो परिस्थितियां देखी उसको तो देख के समझ जाएंगे आप। कल क्या हुआ राम प्रकाश जी, आपको पता है सारे विपक्ष के सांसदों को डिटेन कर लिया था, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में थे वो वहां पर डिटेन हुए, और जब तक वो लोग 2:10 पे छोड़ेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट से, सरकार ने कैसे कैसे बिल संसद में पास कर दिए, सोच सकते हैं आप। इनकम टैक्स बिल जो पहले विड्रॉ किया था उसको पास कर दिया, और उसमें ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए कि आपका व्यक्तिगत अधिकार कुछ बचेंगे। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को आजादी दिलाई थी? ऐसे कानून के आपकी जो पर्सनल जो ये है आपका ईमेल और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनकम टैक्स वाले अधिकारी चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, ये अधिकार दे दिया। नया इनकम टैक्स कोड बिल पास हो गया, 2 मिनट की चर्चा नहीं है, और ऐसे 5 बिल पास कर दिए। अब आप सोच लीजिए कि किस दिशा में लोग तुमसे लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल धक्काशाही है। और ये इस तरह के पास आपने देखा था ना, जब ध्यान होगा आपको, जो कृषि बिल पास किए थे, हाउस वाज नॉट इन ऑर्डर, ना कोई वोटिंग हुई ना कुछ, और चेयर ने क्या कहा कि पास, आई हैव इट एंड आई हैव इट, और पास कर दिया। तो ये एकदम नए तरीके की चीज संसद के अंदर संसद के बाहर बिल्कुल हाका जा रहा है राम प्रकाश जी। और आज आपने वो सीन देखा हो तो नड्डा साहब ने, कोई मणिपुर के ऊपर बिल था, उस पर नड्डा साहब ने वही बात फिर रिपीट की कि केवल मणिपुर की बात रिकॉर्ड पे जाए और बाकी कुछ ना जाए, और चेयर ने बड़े ही आज्ञाकारी ढंग से कहा कि हाँ मणिपुर की बात नहीं जाए। तो नड्डा साहब ने पहले भी ये कहा था, एक दिन याद होगा आपको, जब उन्होंने कहा था कि जो मैं कह रहा हूं वो रिकॉर्ड पे जाए। तो हालत ये हो गई है कि फ्लोर ऑफ द हाउस राज्यसभा के अंदर जब जेपी नड्डा है, नहीं, ये सब्जेक्ट सर आपने जो जिक्र किया उस पर मुझे एक सवाल लेना है, हालांकि ये हमारे आज के विषय से अलग है। नड्डा साहब ने जिस दिन कहा था उसी दिन धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया था, और वो धनखड़ साहब आज कहाँ है किसी को नहीं पता है। बार बार सवाल उठाया जा रहा है, कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया, संजय राउत ने बहुत कड़े शब्दों में, तीखे शब्दों में चिट्ठी लिखी अमित शाह साहब को, जयराम रमेश अब वही बात बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन उस पर भी ठीक उसी तरह से जैसे वोट चोरी पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, उसी तरीके से धनखड़ साहब पे भी कोई जवाब नहीं आ रहा है कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, किस हालत में हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो आंसर आना चाहिए था, क्योंकि सब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और ये सब लोग नहीं हैं, ये देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, कोई आंसर नहीं आ रहा है। राम प्रकाश जी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो मैं रह रहे कि आपको सवाल मुक्त लोकतंत्र की बात करता हूँ, ये उसी की एक एक्सटेंशन है। आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से सीबीआई के दफ्तर में रातों रात कू हो के सीबीआई डायरेक्टर हटे थे, उसके बाद इस देश के 2 आरबीआई गवर्नर चले गए, आज तक देश को नहीं पता लगा भाई क्यों गए, किन कारणों से गए। उसके बाद चुनाव आयुक्त अशोक लवासा गए, उसके बाद चुनाव आयुक्त गोयल गए, उसके बाद अब उपराष्ट्रपति जी गए, कहीं कोई कहानी नहीं, कोई शब्द बताएंगे नहीं। और कपिल सिब्बल ने तो जिस तरीके के शब्द कहे कि मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा क्या, तो आप सोच सकते हैं कि एक देश का उपराष्ट्रपति, इस तरह की चीजें आप चाइना में सुनते थे कि फला आदमी था वो गायब हो गया, फला ये था गायब हो गया, नॉर्थ कोरिया में सुनते थे। भारत में तो इस तरह की कभी चीजें नहीं सुनी जो उपराष्ट्रपति का है। कमाल देखिए, सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा। तो ये एक नए किस्म का डेमोक्रेसी है और एक नए तरीके की सवाल मुक्तता है कि आपको जो मर्जी आए करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पहले एक प्रकाश जी एक और आंखों की शर्म कहिए या परंपरा थी संसद में कि संसद के पटल पे कभी झूठ नहीं बोला जाता था। ये ध्यान होगा आपको, कभी नहीं बोलते थे। और अगर किसी ने झूठ बोल दिया तो प्रिविलेज मोशन का प्रावधान कि भाई संसद को गुमराह किया। आपको ध्यान, एक बहुत वाइटल चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर और फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में पूछेंगे तो केंद्र सरकार ने क्या कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब डिटेन नहीं किए गए, उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। और उसके बाद आपने वो ऐतिहासिक वीडियो देखा होगा जब वो अपनी छत पे दहाड़ रहे थे, जर्नलिस्टों को आवाजें मार रहे थे कि देखिए मुझे हाउस अरेस्ट करें। तो सरकार तो भरी सदन के अंदर जब इस तरह के दावे कर सकती है तो केवल कल्पना की जा सकती है कि किस तरीके का लोकतंत्र है, किस तरीके की जवाबदेही। तो सर हम जरा अब अपने विषय पर लौटते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी कहा कि भाई जो हमने शुरू में दिखाया कि ये तो ट्रेलर है, और उसके बाद फिर ये सामने आ जाता है कि राहुल गांधी बिहार में क्या प्लान कर रहे हैं। और एक यात्रा, भारत जोड़ो एक यात्रा प्लान हुई, कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा हुई, और जो सत्ता है, जो सत्ताधारी दल है वो 240 पर सिमट गया। अब बिहार में जब एसआईआर की मार चल रही है, दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप लगातार चुनाव आयोग पे चस्पा है, और उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट कांग्रेस ने लॉन्च की है उसको जबरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है। ऐसे में अब राहुल गांधी बिहार की यात्रा करने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उस यात्रा में शामिल रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि वो यात्रा 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। कैसे देखते हैं इस पूरी कवायद को, कैसे इस यात्रा को? ये रामप्रकाश जी, इसको भी आप ये मानिए कि जिसको मैंने कहा ना कि कल आपने टीजर देखा था, जो बिहार की 50 सीटों पे आप देखेंगे वो भी फिल्म नहीं होगी। जो राहुल ने कहा ना पिक्चर अभी बाकी, वो जो 50 कंस्टिट्यूएंसीज में देखोगे वो भी ट्रेलर होगा। चुनाव से पहले का जो ट्रेलर है बिहार विधानसभा के, उससे पहले का ट्रेलर। इसकी असली फिल्म आपको जब इसका कल्मिनेशन दिखेगा ना, इस तरह की सारी चीजें समूचा विपक्ष जो इंडिया अलायंस है वो हर स्टेट में करने जा रहा है, जो कल रात को डिनर में मीटिंग हुई। और उसमें क्या है कि जो अपने क्षेत्रीय क्षेत्र पे, मान लीजिए बिहार के अंदर तेजस्वी है, यहाँ पर अखिलेश है, और तमाम राज्यों के अंदर, तो उनके साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी इस कैंपेन को, और इसका फाइनल, अब पहली बात तो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड मामला तो ये, अगर एसआईआर पे स्टे होता है और सारी कार्रवाई को बंद किया जाता है तो एक स्थिति है, नहीं किया जाता है तो दूसरी स्थिति है। पहला तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन वहां की यात्रा तो तय है, केवल एसआईआर पे नहीं, पहले से वो जारी, उसमें तमाम एससी बीसी जातिगत जनगणना तमाम तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट का एक पक्ष है, बिहार में अवेयरनेस कैंपेन दूसरा पक्ष है, बाकी राज्यों में लोगों को मोबिलाइज करना तीसरा पक्ष है, और इसका फाइनल कल्मिनेशन होगा दिल्ली में आकर। वो कब होगा? 3-4 महीने के बाद वो होगी पूरी पिक्चर। और देखिए, आप कल का जो प्रोग्राम था, केवल 300 ही सांसद तो थे, सरकार कितने बुरे तरीके से घबराई उसमें, सोचिए आप। और वो करने क्या जा रहे थे? उनको चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनसे मिलना था और 4 पॉइंट्स पे उनको चर्चा करनी थी। सो सरकार को ये पता लग गया कि ये क्या डिमांड करने जा रहे हैं। उनकी पहली डिमांड क्या थी रामप्रकाश जी? पहली डिमांड वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता से कर रहे थे कि जो कुछ ये हुआ है वोटर की लिस्टों में गड़बड़ी में पूरे देश के स्तर पे, महाराष्ट्र के स्तर पे, उसमें राजीव कुमार जो इनके पूर्ववर्ती हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सरकार को ये बात पता लगी, सबसे बड़ा कारण वो था। उसके बाद दूसरा क्या था? प्लानिंग जो थी विपक्ष की, और इसका खुलासा किसने किया? इसका डेरेक ओब्रायन ने पहली बार खुलासा किया अपने ट्वीट के माध्यम से, वो भी मैं भेजूंगा आपको। उसमें उन्होंने कहा कि पहली मांग थी ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, दूसरी थी एसआईआर को तत्काल रोकने। तीसरा, पूरे देश के अंदर डिजिटल वोटर लिस्ट जारी कर देगी, ताकि उसमें सारी गड़बड़ पकड़ी जाए 2 मिनट में, जैसे तमाम जगह पर पकड़ी जाए। और चौथा ये था कि जो बूथ लेवल असिस्टेंट्स होते हैं पार्टियों के, हर एक पार्टी का बूथ लेवल असिस्टेंट होता है, जैसे बीएलओ होते हैं, उनकी जो सूचियां देती हैं पार्टियां प्रशासन को और प्रशासन के थ्रू चुनाव आयोग को, आगे से पॉलिटिकल पार्टियां वो नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि उनको ये शक हो गया है कि सारे का सारा ये डेटा बीजेपी को दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसमें कितनी एम्बेरसमेंट होती कि चुनाव आयोग एम्पायर ना होकर के बीजेपी का चुनाव का पार्टनर है। जैसे ही सरकार को ये पता लगा कि इस तरह की 4 डिमांड फिर ये बाहर आएंगी, तो सरकार इमीडिएटली बैकफुट पे आई कि राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कैसे करोगे आप? उनको तो प्रोटेक्शन देके हटे थे पीछे, जब नए कानून बनाए चुनाव आयुक्तों का। तो उसके बाद क्या किया कि इनको चुनाव आयुक्त बुला रहे हैं 12 बजे मिलने के लिए, और सरकार उनको संसद से निकलते ही आरबीआई और पीटीआई बिल्डिंग के सामने रोक देती है। तो खेल समझिए आप क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो इस तरह के एक्शंस लेते हैं। और उसकी आड़ में सांसद बेचारे 2 घंटे तक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठे रहे,
और वहां सरकार ने चोरी से नहीं, लेकिन सर चुनाव आयोग तो 30 सांसदों को बुला रहा था ना, वो तो पिक एंड चूज करने का जो नया एक क्रम निकालना चाहता है चुनाव आयोग। जैसे कांग्रेस का डेलीगेशन पहले भी गया था, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया इस पर कि जयराम रमेश को 2 घंटे बाहर बैठाया गया, तो वो तो पिक एंड चूज कर रहे थे ना, वो तो तय करना चाह रहे थे कि 30 सांसद आए। फिर जब इतना विपक्ष मानता तो फिर वो बताते कि आपके 300 में से ये 30 आए, वो डेफिनेटली वो प्रोसेस होता। नहीं राम प्रकाश जी, इसके साथ साथ उसमें जो दूसरा खेल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। आपने तो कह दिया कि 30 आ जाए, 30 आप सिलेक्ट कैसे करोगे? 30 तो दल है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक ही जाएगा और जिसका एक सांसद उसका भी एक ही जाएगा, ये कौन तय करेगा? तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का जो अपनी एकता है उसको तुड़वाने की चाल भी थी सरकारी इशारे पर। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो अपने किरण रिजिजू है उन्होंने बाकायदा बाइट दिया कि क्या वहां पे 300 सांसदों को घुसने देते क्या? किरण रिजिजू कौन है भाई? ये बात चुनाव आयोग कह ले। मतलब जो बात चुनाव आयोग नहीं कह पा रहा उसको डिफेंड सरकार करती है। वो बुलाए तो सरकार, नहीं बुलाए तो सरकार। सरकार है कौन? ये सांसद जितने भी हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, चुने हुए प्रतिनिधि है देश के। चुनाव आयोग देश की संवैधानिक संस्था है। किरण रिजिजू को आकर के अपनी टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? तो ये सारी चीजें कुछ कह नहीं रहा पता। सरकार के इशारे पर यह कहा गया कि 30 लोग आ जाओ। क्यों आ जाए 30 लोग? 300 ही तो सांसद हैं। आपके पास इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, बुलाइए, बिठाइए, सुनिए बात, जो करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। ये जो 30 वाला संख्या थी ये विपक्ष में फूट डालने का खेल था। और जब चिट्ठी कांग्रेस ने लिखी परसों कि हम मिल रहे हैं, उसका जवाब दिया कल सुबह 9 बजे। और उसके बाद सारे के सारे प्रदर्शनी की तैयारी करेंगे, क्या लिस्टें बनाएंगे बैठ। तो इसके पीछे सोच केवल ये है कि जो विपक्ष की एकता है कहीं उसमें दरार पड़े। और जब कल जब देखा होगा, जब अपने क्या नाम अखिलेश यादव बैरिकेड्स के ऊपर जंप करके उस तरफ गए तो मीडिया ने किस तरीके के सवाल पूछे उन्होंने। तो अखिलेश ने एक लाइन में निपटाया कि आप बीजेपी की मीडिया हो, ये कह करके छोड़ा, आप हमें बांटना चाहते हैं। तो विपक्ष इनके पूरे खेल को समझने लगा है कि जो काम चुनाव आयोग ना कर पाए वो सरकार कर दे, और जो सरकार ना करा पाए वो मीडिया से करा लो। ये तीनों एक दूसरे के स्थायी तौर पर गठबंधन सहयोगी होंगे। और मैं तो ये कहूंगा गठबंधन सहयोगी नहीं, इनका विलय हो चुका है एक तरीके से। आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये मीडिया है, ये चुनाव आयोग है, या ये सरकार है। सारों का जो गड्ढमड्ढ जिस तरीके का है वो यही दिखा रहा है कि किसी भी तरीके से वोट चोरी को बाहर और ज्यादा एक्सपोज होने से, एक्सप्लोड होने से बचाना है कहीं से, उससे सत्ता के सरकार पे और ज्यादा छींटे लाए। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से मैंने बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम इंटरनेशनल मीडिया में फ्रंट पेज पे कवरेज हुई है कल इसके प्रदर्शन की, अपने आप में सरकार के लिए बहुत शर्मसार कर देने वाला है अगर कोई इसको महसूस करे। जो स्थिति बनी, जिस तरीके से बवाल मचा, ये सारी चीजें हुई, और अब जो सामने आ रहा है कि एक लिस्ट में एक ही महिला जो है वो 6-6, 8-8 एपिक नंबर उनको इशू हैं, वो 6-6, 8-8 जगह पर हैं, या जैसा भी आपने बताया कि एक ही व्यक्ति के 50 बच्चे एक ही घर में, इस तरीके के वोट, ये सब सामने आ रहा है। अब चुनाव आयोग तो कह रहा है कि भाई जो हमने बिहार में से SIR किया वो इसीलिए तो किया कि वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाए, वो तो अब उसका हवाला दे रहे हैं, इसका बहाना दे रहे हैं। मैं तो राम प्रकाश दूसरी बात कर रहा हूँ, जो ये 65 लाख वोट अब हटे हैं, ये इन्होंने पिछले चुनाव में वोट डाला था ना, इन वोटों को आप अवैध बता रहे हो कि जो हट गए, ठीक हो गए। तो जो मोदी जी की सरकार है वो वैध है क्या? जिन्होंने उस चुनाव में वोट डाला था, उन्होंने उनको चुना था, वो सरकार वैध कैसे हो सकती है? इसका जवाब है कि चुनाव आयोग के पास। और अगर इतने बड़े पैमाने पे थे तो वो एक्साइज लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में क्यों नहीं की? आज क्यों कर रहे हैं? विधानसभा की जस्ट पूर्व संध्या पर वो एक्साइज महाराष्ट्र में क्यों नहीं की? तो आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं की? इसलिए मैं आपको कहता हूं ये डेटा मैनिपुलेशन का मॉडल है। इस डेटा मैनिपुलेशन में महाराष्ट्र के अंदर वोट एडिशन था, यहाँ पर बिहार के अंदर वोट डिलीशन है, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में जिस तरीके से वोट डालने से रोका गया लोगों को एक खास वर्ग के, वो वोटर सुप्रेशन था। इस सारे को मिलकर के पूरे के पूरे चुनाव आयोग ने इस देश की चुनाव प्रक्रिया को एक तरीके से अपनी मुट्ठी में लेकर के एक राजनीतिक दल को जिताने का बीड़ा उठा लिया। ये आप इलेक्शन को जो हाईजेक कह सकते हैं, उस तरह की चीज हो रही है तमाम राज्यों के अंदर। और जैसे जैसे समय बीतेगा ये चीजें और ज्यादा खुल करके आएंगी। चुनाव आयोग जिस तरीके से डिजिटल सूचियों को हटा करके नॉन स्कैनेबल कॉपीज अपलोड कर रहा है, उसके बाद तो मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि क्यों हटा करके वो किया गया। चुनाव आयोग तो ट्रांसपेरेंसी के लिए था। क्या एक लाइन में 3-3 बार राजीव कुमार क्या कहते थे? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। अब कहां चली वो ट्रांसपेरेंसी? या वो किताब ट्रांसपेरेंसी वाली साथ ले गए और गणेश कुमार गुप्ता को मना करके गए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं करेगी।
ये सारे सवाल हैं जो जनता के बीच में गूंज रहे हैं, हर स्तर पे गूंज रहे हैं। राजीव कुमार ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे और ज्ञानेश कुमार ने उसको कॉन्स्पिरेसी सुन लिया है और वो वही काम कर रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंसी की किताब बंद करके कॉन्स्पिरेसी की किताब खोल दी गई और वो काम तेजी से चल रहा है। देखते हैं एसआईआर पर क्या सुप्रीम कोर्ट देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज और कल सुनवाई होनी है, उसमें क्या नया आता है विस्तार पूर्वक उस पर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।